राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्मुज जलडमरू मध्य पर नाटो की मदद का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब जब हार्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति सुलझ गई है, मुझे नेटो से एक कॉल आया जिसमें पूछा गया कि क्या हमें मदद की जरूरत है। मैंने उनसे कहा, दूर रहें जब तक कि वे सिर्फ अपने जहाजों में तेल भरना ही ना चाहते हों। जरूरत पर वे बेकार थे। कागजी शेर, उन्होंने 17 अप्रैल को ट्रू सोशल पर लिखा। यह पहली बार नहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने गठबंधन की आलोचना की। अप्रैल की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अपने देश की नेटो सदस्यता खत्म करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, क्योंकि वॉशिंगटन के सहयोगियों ने अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध में समर्थन नहीं किया। उसी समय विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि युद्ध के बाद वॉशिंगटन गठबंधन से संबंधों की समीक्षा करेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय देश कनाडा के साथ मिलकर यूरोपीय नाटो बनाने पर चर्चा कर रहे हैं। जर्मनी के नेतृत्व में यूरोप की रक्षा के लिए अब अमेरिका के बिना योजना बनाई जा रही है। ये खबरें तब आईं जब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस हफ्ते यूरोप दौरे पर थे, जिसमें उन्होंने जर्मनी, इटली, नॉर्वे और नीदरलैंड गए। हम नाटो के भविष्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पत्रकार और विश्लेषक एलेक्से पिचिए। एलेक्से, नमस्कार। पहला सवाल, ऐसा कैसे है कि ट्रंप की अपने यूरोपीय साझेदारों और सहयोगियों के प्रति जो शिकायतें हैं वे वाजिब हैं? आखिरकार इसके जवाब में यूरोपीय देश दो जवाबी तर्क पेश कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि हम यूक्रेन युद्ध में शामिल हैं क्योंकि अमेरिका अभी मदद नहीं कर रहा। वे कह सकते हैं कि हमें ईरान में कार्रवाई की कोई सूचना नहीं मिली, तो हमें मदद क्यों करनी चाहिए। मैंने इस पर पहले कई टिप्पणियां की हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान को देखते हुए अब इससे राजनीतिक रणनीति के नजरिए से देखूंगा, क्योंकि अक्सर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के साझेदारों की आलोचना मेरी नजर में ज्यादातर घरेलू दर्शकों के लिए होती है। मागा आंदोलन, जिसने डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना शुरू की थी, जिन्होंने अलगाववाद और ध्यान केंद्रित करने का वादा किया था, सिर्फ अमेरिकी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान दें, दुनिया भर की लड़ाइयों पर नहीं। इसी के अनुसार अब डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं को दिखा सकें कि देखिए, मैं सच में यूरोप की रक्षा के लिए भारी रकम खर्च नहीं करना चाहता। डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि यूरोप में क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं, और हम सच में एक समानांतर प्रक्रिया देख रहे हैं जब यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और फ्रांस असल में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और अपना गठबंधन बना रहे हैं, जो किसी न किसी तरह वो फिर भी हार्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभियानों में हिस्सा लेगी, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद। यानी यह स्पष्ट है कि यूरोपीय देश खुद युद्ध में शामिल होने का इरादा नहीं रखते, लेकिन युद्ध के बाद वे किसी भी हाल में इसमें शामिल होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यही सवाल सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति कह सकते हैं, देखिए, मैंने कहा था वे देर सबेर इसमें शामिल होंगे, और वे आखिरकार शामिल हो गए। देखिए, मेरी दबाव नीति ने अपना असर दिखाया है। और दूसरी ओर, अगर हम पूरी तरह से कानूनी शब्दों में बात करें तो नाटो के चार्टर में दो मुख्य अनुच्छेद हैं जिनके बारे में सभी बात करते हैं। ये है चौथा अनुच्छेद और पांचवा अनुच्छेद। चौथा अनुच्छेद, डोनाल्ड ट्रंप 1.5 महीने की मध्य पूर्व जंग में कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अगर याद हो, जब पोलैंड की ओर अज्ञात ड्रोन आए थे, तब पोलैंड ने नेटो चार्टर का चौथा अनुच्छेद सक्रिय किया था, जो परामर्श है। यानी इसका मतलब यह है कि ये अभी तक किसी को किसी चीज के लिए बाध्य नहीं करते। ये सही कदम है जब सहयोगियों से सलाह करना जरूरी हो कि क्या करना है, और इस स्थिति में पोलैंड किस पर भरोसा कर सकती थी। डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसा कर सकते थे, पर उन्होंने कोई सलाह मशविरा नहीं मांगा। मैं तो 5वें अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा, जिसमें सभी को डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ युद्ध में उतरने की बात थी। यानी कानूनी तौर पर आधिकारिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो से बिल्कुल भी मदद नहीं मांगी थी, और जो वो सार्वजनिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर बयान देते हैं, उसका कानूनी रूप से ज्यादा महत्व नहीं है, खासकर जब बात नाटो से सलाह मशविरा करने की हो। मैं सार्वजनिक घटनाओं को, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति की बातों को, कम से कम 5 गुना घटाकर देखता हूं, क्योंकि अक्सर उनके बयान हकीकत में जो हो रहा है उससे काफी अलग होते हैं। और असलियत में, चलिए ईमानदार और साफ साफ बात करते हैं, यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ जंग में शामिल हैं, क्योंकि यूरोपीय देशों में सैन्य ठिकाने हैं जिनका अमेरिकी सैनिक सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं। ये पूर्वी यूरोप के देश हैं, ये जर्मन बेस हैं, ये साइप्रस के बेस हैं, ये ब्रिटेन के ठिकाने हैं, और इसी तरह आगे। विमान कहीं उड़ते हैं, टैंकर कहीं उतरते हैं। अमेरिकी वायुसेना की सर्विसिंग भी कई जगह होती है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के ठिकानों पर ही नहीं, जैसे जॉर्डन वगैरह में भी।
इस पूरी विमानन शक्ति का रखरखाव यूरोपीय ठिकानों पर होता है। ट्रंप का मदद न मिलने का दावा झूठ है या पूरी तरह गलत है। ब्रिटेन जर्मनी के साथ मिलकर पर्शियन गल्फ देशों से सलाह मशविरा करता है, यानी ये स्पष्ट है। और मैं यही कहकर खत्म करूंगा कि युद्ध के बाद यूरोपीय देश हरमुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा में भाग लेंगे। इसलिए ट्रंप के बयान मेरी नजर में बेबुनियाद हैं। सोचते हैं ये किसके लिए कहे गए हैं? मुझे नहीं लगता कि ये यूरोपीय लोगों के लिए है। ये मुख्य रूप से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक बाजार के लिए है। ट्रंप के बयानों पर यह एक उचित टिप्पणी है। हम इस एक साल से थोड़ा ज्यादा समय में यह सीख चुके हैं कि उन्हें शब्दशः गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस मामले में विदेश मंत्री मार्को रूबियो का युद्ध के बाद संबंधों की समीक्षा वाला बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है। संबंधों की समीक्षा तो होगी ही। अच्छा हुआ आपने मार्को रूबियो को याद किया, मैं भी इसे हमेशा याद करता हूं। 2024 में डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान मार्को रूबियो पहले थे जिन्होंने कहा कि वे अमेरिका की रक्षा रणनीति पूरी तरह बदल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है और मैं हाल ही में एल्ब्रिज कोल्बी के बयान की ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में राजनीतिक मामलों के उप मंत्री हैं। काफी विवादास्पद शख्सियत है। यूक्रेन में उन्हें ज्यादा पसंद नहीं किया जाता क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असल में पिछले साल की शुरुआत में पीट हेग्सेथ को उदाहरण के लिए यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को सीमित करने के लिए उकसाया था, अगर आपको याद हो। वही बात फिर अगस्त में भी दोहराई गई थी। तो एल्ब्रिज कोल्बी ने हाल ही में रामस्टीन फॉर्मेट की बैठक में तथाकथित नाटो 3.0 के बारे में बहुत बातें की, अगर आपने सुना हो। ये एक ऐसी रणनीति है जिसे ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकियों ने बहुत सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया है और मार्क रूबियो ने इसके बारे में सबसे पहले चुनाव प्रचार के दौरान ही बात की थी। और ये रणनीति इस बात में है कि अमेरिकी, चलिए ऐसे कहें, शीत युद्ध के बाद वे अच्छी तरह समझते हैं कि भू राजनीति के लिहाज से मुख्य गतिविधि का क्षेत्र अब यूरोप में नहीं है, कम से कम उनकी नजर में। चलिए अब हम स्थिति को अमेरिकी हितों के नजरिए से देखेंगे, यानी उनकी नजर में मुख्य गतिविधि का क्षेत्र यूरोप में नहीं है, वह मुख्य रूप से एशिया में है, जहां चीन से टकराव है। इसी के अनुसार वे अपने सारे प्रयास तुर्की की ओर मोड़ रहे हैं, लेकिन साथ ही वे यूरोप को उस समस्या के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते जिसे रूस कहा जाता है। इसी के अनुसार विचार यह है कि यूरोप महाद्वीप की रक्षा की जिम्मेदारी पारंपरिक युद्ध के संदर्भ में अपने ऊपर ले लेता है, यानी मुख्य हथियारों की जिम्मेदारी वह खुद उठाता है। एल्ब्रिज कोल्बी इसी विषय पर बात कर रहे थे। सवाल है, जब डोनाल्ड ट्रंप, मार्क रूबियो या अन्य कहते हैं कि यूरोप को अपनी रक्षा खुद करनी चाहिए, तो इसका क्या अर्थ है? हम सब सोचते हैं कि अमेरिकी इस तरह संकेत दे रहे हैं कि बस अब वे सब कुछ छोड़कर जा रहे हैं। नहीं, वे नहीं जा रहे। एल्ब्रिज कोल्बी ने साफ तौर पर कहा कि यूरोप को अपना रक्षा औद्योगिक क्षेत्र, अपने हथियार, अपनी सेना वगैरह विकसित करनी चाहिए और अमेरिका नाटो में बनी रहेगी, यही दिलचस्प है। वो कहीं नहीं जाएगी, बस वो अपनी भूमिका थोड़ी बदल लेगी। और अब यूरोपीय भी उत्तर अटलांटिक गठबंधन के अंदर कुछ खास कमान अपने हाथ में ले रहे हैं। यूरोपीय युद्ध क्षेत्र की बात करें, यूरोपीय अपनी सैन्य औद्योगिक क्षमता फिर से बना रहे हैं और अमेरिकी फिर भी तकनीकी खुफिया जानकारी साझा करते रहेंगे और इसी तरह की चीजें करते रहेंगे। और साथ ही जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वो है संबंधों की पुनर्समीक्षा। ध्यान दीजिए, ट्रंप प्रशासन के यूरोप से अमेरिकी सेना की वापसी या संबंधों की पुनर्समीक्षा पर दिए गए किसी भी बयान की सबसे ज्यादा आलोचना कौन करता है? या जब ट्रंप कहते हैं मैं नेटो छोड़ दूंगा, रक्षा नहीं करना चाहता, मुख्य रूप से ये पश्चिमी यूरोप के देश हैं। अगर हम पूर्वी यूरोप के देशों के बयानों को देखें, बाल्टिक देश, फिनलैंड, पोलैंड, रोमानिया, यहाँ बयानों में थोड़ा फर्क है और आमतौर पर फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का नाम सामने आता है। ये साफ कहते हैं कि वे डोनाल्ड ट्रंप की इतनी सक्रियता से आलोचना नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हम इस नाटो 3.0 रणनीति को देखें जिसे ट्रंप प्रशासन आगे बढ़ा रहा है, तो हम देखेंगे कि उसमें साफ साफ लिखा है कि तैनाती यानी अमेरिकी सेना यूरोप में ही रहती है, लेकिन वे पश्चिमी यूरोप से पूर्वी यूरोप में स्थानांतरित हो रहे हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रेस में खबरें आई थीं कि ट्रंप यूरोपीय देशों को सजा देना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने ईरान के खिलाफ युद्ध में सैनिक नहीं भेजे, तो वो सैनिकों को पश्चिमी यूरोप से हटा रहे हैं, ग्रीस, पोलैंड, बाल्टिक देशों में, यानी पूर्वी मोर्चे पर। और ये विचार कि यूरोप को हाँ सच में खुद अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझना चाहिए कि भविष्य के किसी भी संघर्ष का मुख्य मोर्चा यही होगा। ये पूर्वी मोर्चा है, पश्चिमी नहीं। सारी कोशिशें और अमेरिकी वही हैं, पर वे इसे पूरी तरह नहीं संभाल रहे।
और साथ ही यूरोप से हथियार बंद होने की अपील भी करते हैं। और क्यों ये जीडीपी का प्रतिशत बढ़ रहा है जो देशों को रक्षा पर खर्च करना चाहिए? ठीक इसी वजह से, ताकि ये देश खुद अपने हाथों से अपना रक्षा औद्योगिक क्षेत्र बढ़ा सकें और आखिरकार कुछ समय बाद वहां खुद को पूरी तरह हथियारों से लैस करने के लिए यूक्रेन भी अब एक तरह की प्रेरक शक्ति बन रहा है। बस जब जेलेंस्की जाते हैं और यूरोपीय देशों के साथ ये सारे रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं, हाँ, और जब उदाहरण के लिए वहां कुछ लोग, कीथ केलॉग ने भी ये कहा था, अमेरिकी अधिकारी कहते हैं कि किसी नए गठबंधन का निर्माण करना चाहिए। नाटो की जगह नहीं, नाटो की कोई जगह नहीं लेगा, जैसा मुझे लगता है और जैसा मैं देखता हूं। बस वास्तव में उत्तर अटलांटिक गठबंधन का पुनर्गठन होगा। अमेरिकी बस अपना ध्यान एशिया की ओर केंद्रित कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे यूरोप छोड़ रहे हैं, बस वे कम भाग लेंगे। एलेक्सी, आखिरी सवाल, आपको इस मायने में खुद यूरोप के पुनर्गठन की संभावनाएं कैसी लगती हैं, रक्षा पुनर्गठन की, जब हम फिर से देखते हैं कि यूरोपीय रक्षा आयुक्त के प्रस्ताव पर पूर्वी यूरोप के प्रतिनिधि एंड्रियूस कुबिलियस कि 100,000 की एक संयुक्त यूरोपीय सेना की आवश्यकता है, इसके जवाब में हमें इस तरह का संदेश सुनने को मिलता है ज्यादा पश्चिमी यूरोपीय देशों से कि हम ये 100,000 लोग कहां से लाएंगे। यूरोपीय संघ की 450 मिलियन आबादी है, तो 1 लाख सैनिक कहां से लाएं? हमें ईमानदार होना चाहिए। यूरोप, पुराना यूरोप हमेशा धीमी रही है, वो हमेशा अनिर्णायक रही है। मेरे ख्याल से इसकी मुख्य वजह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और नाटो बनने से पहले ही अमेरिकियों ने साफ कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे। हम जर्मनी को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिर से यूरोप ने युद्ध नहीं करने देंगे। आप लोग अपनी अर्थव्यवस्था और समृद्धि बढ़ाएं। यूरोप इसकी आदत डाल चुका है, ये ध्यान रखना चाहिए। जब अमेरिकी यूरोपियों की आलोचना करते हैं कि वे तेजी से विकसित नहीं हो रहे हैं, खैर, अमेरिकियों ने खुद ही यूं कहे तो इसमें यूरोपियों को आदत डाल दी है कहने का मतलब। मुझे लगता है कि यूरोपीय लोग भी आखिरकार इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। उन्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। ये सब बहुत धीरे हो रहा है। मैं हमेशा इमैनुअल मैक्रोन का बयान याद दिलाता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद 2017 या 2018 की बात है, जब वो हर जगह ये बात जोर जोर से कह रहे थे कि रणनीतिक स्वायत्तता की जरूरत है। यूरोप को ना तो अमेरिका पर निर्भर रहना चाहिए, ना ही चीन पर। यूरोपीय सेना बनानी चाहिए और इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए। यानी मैक्रोन ने ये बात लगभग 10 साल पहले ही कह दी थी और अब जाकर यूरोपीय संघ के स्तर पर इस पर चर्चा शुरू हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मानना पड़ेगा, अब यूरोपीय संघ में आखिरकार उन्हें याद आया है कि यूरोपीय संघ की स्थापना की संधि में अनुच्छेद 42.7 आपसी रक्षा के बारे में है और उसमें बिल्कुल वही तंत्र लिखे गए हैं कि अगर यूरोपीय संघ के किसी देश पर कोई हमला करता है तो बाकी सभी यूरोपीय संघ के देशों को उस देश की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इस बारे में किसी ने कभी बात नहीं की थी, लेकिन पता चला कि वहां ऐसी एक धारा मौजूद है और अब वे आखिरकार प्रतिक्रिया देने के तंत्रों पर काम करना शुरू कर चुके हैं। अगर यूरोपीय संघ के किसी देश ने इस समझौते की 42वीं धारा को सक्रिय किया तो मुझे लगता है यूरोप सही दिशा में बढ़ रहा है, भले ही धीरे धीरे, शायद इतनी तेजी से नहीं जितना हम चाहते, लेकिन उसे ये करना ही पड़ेगा क्योंकि अमेरिका भी ज्यादा देर तक बैठकर इंतजार नहीं करेगा कि यूरोप आखिरकार अपनी खुद की रक्षा व्यवस्था को बदल ले। जी हाँ, बहुत धन्यवाद एलेक्सी पेची। याद दिला दूं, हमारे साथ जुड़े थे अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और पत्रकार। अलविदा। और अगर आप इस YouTube चैनल के काम को समर्थन देना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। आप डोनेशन, YouTube स्पॉन्सरशिप या पेड सब्सक्रिप्शन जैसे पेट्रियन के जरिए कर सकते हैं। सभी लिंक और विवरण इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।